नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बियर एक्ट्स में। आज हम अपने इस चैनल पे एक नए सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं जिसका कि नाम है मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर सब्जेक्ट है हमारी लॉ की फील्ड के अंतर्गत। चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इवन अगर आप अभी एलएलबी में हैं या आपका अपकमिंग मंथ्स में यूजीसी नेट या फिर छत्तीसगढ़ का पेपर लगा हुआ है, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक आपको एक्स्ट्रा एज मार्क्स में कट ऑफ के पास पहुंचाने में, कट ऑफ क्लियर करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये एक पर्सनल लॉ है और ये अनकोडिफाइड लॉ है, इसीलिए इसको पढ़ाने में हमेशा देखा गया है कि काफ़ी दिक्कतें आती हैं। हिंदू लॉ की तरह ये बिल्कुल कोडिफाइड नहीं है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो अनकोडिफाइड हैं। बिखरा हुआ सा सब कुछ है इस लॉ में। इसको एक जगह इकट्ठा करके कंसाइज वे में पढ़ना पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, और मेरा यही काम है कि आने वाले इन लेक्चर्स के बाद मुस्लिम लॉ आप लोगों के लिए इतना फेमिलियर हो जाएगा कि कोई और सब्जेक्ट में भले कोई आपको डाउट रह जाए, बट मुस्लिम लॉ ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपकी आने वाले समय में स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट्स में गिना जाएगा। आज हम लोग इस लेक्चर की स्टार्टिंग करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे मुस्लिम्स कौन होते हैं, इस्लाम क्या होता है, क्या क्या फिलोसफर्स ने मुस्लिम्स के बारे में कहा है, पर्सनल लॉज क्या होते हैं, इसके क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं। तो बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें आज हम लोग एकदम, जैसे बोला जाता है ना, प्राइमरी टू ग्रेजुएशन या हायर लेवल ऑफ स्टडीज, तो आज हम लोग वो प्राइमरी लेवल टच करेंगे मुस्लिम लॉ के रेफरेंस में कि वो प्राइमरी लेवल क्या है। इवन इम्पोर्टेंट केस लॉज क्या 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 दिए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट्स के और इलाहाबाद हाई कोर्ट के, इवन कुछ फिलोसफर्स की फिलोसफीज भी देखेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर 1 है मुस्लिम लॉ के रेफरेंस में, इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन होते हैं मुस्लिम्स। अब मुस्लिम कोई कैसे बन सकता है इन जनरल सेंस अगर हम लोग सोचें तो मुस्लिम दो ही तरीके से बना जा सकता है। एक बर्थ से, या तो पैदा होते ही आदमी का धर्म निश्चित हो जाता है, या फिर वो बड़ा होने के बाद कौन सा धर्म लेना चाहता है, क्या डिसाइड करता है। इन सब चीज़ों से ये दो तरीके ऐसे हैं जिनसे कोई भी इंसान कोई भी धर्म अपनाता है। बाई बर्थ तो वो उसको बर्थ के साथ ही मिलता है, और जो वो चुनना चाहता है वो अपने दिमाग लगाने के बाद, बड़े होने के बाद, मैच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो यही एक दो तरीके हैं हमारे पास। तो हु इज़ मुस्लिम में हम लोगों को यही देखना है कि दो तरीके हैं हमारे पास, जिसमें कि या तो फिर वो बाई बर्थ होगा। बाई बर्थ वाले सिनेरियो में ये देखा जाएगा कि अगर उसके दोनों माता पिता जो हैं वो मुस्लिम हैं, तो वो बच्चा भी जो पैदा हुआ है वो बाय बर्थ फिर मुस्लिम ही कहलाएगा। बट दूसरे केस में अगर उसके केवल एक ही मदर फादर में से कोई एक ही इंसान है जो मुस्लिम है, तो शरीयत के अकॉर्डिंग उस चाइल्ड को भी मुस्लिम ही कहा जाएगा। उन दोनों में से कोई एक पेरेंट मुस्लिम है तो भी उस बच्चे को मुस्लिम कहा जाएगा। बट हिंदू लॉ के रेफरेंस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हिंदू लॉ जो है वो थोड़ा सा डिफर होता है। हम लोग थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी भी करते हुए चलेंगे, ताकि आगे जब हम लोग हिंदू लॉ भी पढ़ें तो हमारे दिमाग में एक सेंस डेवलप हो कि कौन सा लॉज कैसे पर्सनल लॉज वर्क करते हैं। अगर वो हिंदू है और उसके केवल एक ही माता पिता में से कोई एक हिंदू है, दूसरा सपोज क्रिश्चियन है, तो उसमें क्या देखा जाता है कि बच्चा तभी हिंदू होगा जब वो जो उसके पेरेंट्स हैं उसने उनकी अपब्रिंगिंग जो है, पेरेंट्स ने बच्चे की अपब्रिंगिंग कैसे करी है, एज अ हिंदू उसको हमेशा से ट्रीट किया गया है, तो वो बड़े होने पे या फिर मतलब उसको बाय बर्थ बोला जाएगा हिंदू। दूसरे सिनेरियो में हम लोग देखते हैं जब वो बाय रिलीजन या कन्वर्जन कराता है। तो जब कोई अपना कन्वर्जन कराता है और इस्लाम को एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे मेन है किसको एक्सेप्ट कर रहा है, वो इस्लाम को एक्सेप्ट करता है जब कोई भी इंसान। और ये जो कन्वर्जन है ये बोनाफाइडली होना चाहिए, इसमें कुछ भी मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए, कोई भी इलीगल पर्पसेस के लिए नहीं होना चाहिए। बस ये एक प्योर भावना होनी चाहिए कि वो इस्लाम एक्सेप्ट करना चाहता है। तो इन सिनेरियोज में उसका रिलीजन जो होगा, बोनाफाइडली कन्वर्जन जो होगा, उसको माना जाएगा कि वो मुस्लिम है। फर्दर हम लोगों ने देखा कि वो जो कन्वर्जन कर रहा है वो कन्वर्जन कर किस में रहा है, इस्लाम धर्म में कन्वर्जन कर रहा है। तो इस्लाम का भी हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं। इसके दो टर्म्स पे हम लोग मीनिंग देखेंगे, एक रिलीजियसली और एक स्पिरिचुअली। तो रिलीजियसली इसका मतलब होता है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, भगवान के प्रति
आप अपने आप को समर्पित करना, रिलीजियस मीनिंग इस्लाम का ये होता है। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस, पीस इस्टेब्लिश करना अपने अंदर, ये इसका सेकुलर मीनिंग है। पहले आप अपने अंदर करेंगे फिर बाहर करेंगे। हम लोग रिलीजियस वे में अगर बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस, इनर पीस, इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन, फैजी एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए, इन्होंने जो एंशियंट मुस्लिम लॉ चला आ रहा था और जो मॉडर्न मुस्लिम लॉ की फिलॉसफीज को कनेक्ट किया, ब्रिजिंग का काम किया है। इनके अकॉर्डिंग मुस्लिम लॉ जो इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है मीन्स दैट पोर्शन ऑफ इस्लामिक सिविल लॉज विच इज अप्लाइड टू द मुस्लिम्स एज पर्सनल लॉ। मुस्लिम लॉ वो लॉ है इंडिया के अंतर्गत जो कि इस्लामिक जो सिविल लॉज थे, सिविल लॉज की बात हो रही है यहाँ पे, क्रिमिनल लॉज की बात नहीं हो रही, तो इस्लामिक सिविल लॉज जो थे वो जो अप्लाई हो रहे हैं मुस्लिम्स पे एज अ पर्सनल लॉ, इस लॉ को हम लोग बोलते हैं क्या? मुस्लिम लॉ। फर्दर ऑन द अदर हैंड, अगर हम लोग देखें मुस्लिम लॉज की जो ओरिजिन है ये सब कहाँ से निकल के आते हैं, तो हम लोग हमेशा सुनते हैं अल कुरान। कुरान मतलब ये वो वर्ड्स हैं जो कि इटर्नल है, डिवाइन है। मतलब इस कुरान में जो लिखा गया है वो इटर्नल है, डिवाइन है, इस दुनिया के नहीं है। ऐसा बोला जाता है मोहम्मद साहब को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो जो वो विजडम, जो नॉलेज उनको मिला था वो उन्होंने कुरान के अंदर लिखा है। तो ये जो कुरान है ये एक होली बुक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं तो दूसरा जो, जैसे इंडियन लॉज में अगर हिंदू लॉ में बात करें दूसरे हाथ पे, तो हिंदू लॉ में वेदास को बोला जाता है इटर्नल और डिवाइन है। उसी तरीके से कुरान को भी इटर्नल और डिवाइन बोला जाता है। मुस्लिम लॉ इज शरीयत। शरीयत क्या होती है? ये सिग्निफाई करता है अल्लाहस कमांडमेंट्स जो कि हैं डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यूटीज रेदर देन राइट। ये शरीयत बताता है एक सेट ऑफ ड्यूटीज, हाउ टू लिव। शरीयत के अंदर कुरान भी आता है, क्यास भी आता है। शरीयत के पूरी जीने का जो तरीका है, लाइफ स्टाइल जो है, क्या लॉज होंगे, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं? शरीयत से पता चलती हैं। एज पर जस्टिस महमूद ने एक बहुत अच्छा डिफ्रेंशिएशन किया था। वो बताया था कि पर्सनल लॉज के अंतर्गत मुस्लिम लॉ की क्या खासियत है। तो इन्होंने कहा था द मुस्लिम लॉ इज नॉट द लॉ ऑफ लेजिस्लेचर, ये लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया हुआ लॉ नहीं है, बट द इंजंक्शन ऑफ होली कुरान एंड द ट्रेडिशन ऑफ द प्रोफेट। जो ट्रेडिशंस थे प्रॉफिट साहब के और जो होली कुरान के इंजंक्शंस हैं उनसे मिल के ये बन रहा है, विच आर बाइंडिंग अपॉन मुस्लिम कम्युनिटी, जो मुस्लिम कम्युनिटीज पे बाइंडिंग है। तो जो उनके ट्रेडिशंस थे प्रॉफिट साहब के और जो होली कुरान के अंदर लिखा हुआ है, इनको जब आप इक्वली समअप करते हो तब जो लॉ निकल के आता है, जो ट्रेडिशन निकल के आता है, उसको बोला जाता है मुस्लिम लॉ। ये लेजिस्लेचर से बने हुए कानून से एकदम अलग है। लेजिस्लेचर से बने हुए कानून जैसे होगा सीआरपीसी हो गया, आईपीसी हो गया, तो ये सारे जो कानून है इनसे बना हुआ कानून नहीं है। ये स्पिरिचुअल इटर्नल लॉ है जो कि इवॉल्व हो रहा है कुरान के प्रिंसिपल्स से और ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट से। अब हम लोगों ने देखा है मुस्लिम लॉ क्या है, एक पर्सनल लॉ है। तो पर्सनल लॉज क्या होते हैं? पर्सनल लॉज आर दोज लॉज दैट अप्लाई टू इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर रिलीजन, स्पेशली इन द मैटर, जो उनके रिलीजन के ऊपर बेस्ड होते हैं, ये वो लॉज होते हैं जो कि स्पेशली कौन से मैटर को डील करते हैं? मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, एडॉप्शन हो गया, सक्सेशन। तो ये सारी चीज़ें, जो ये सिविल लॉज वाली चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें डील कहाँ करी जाती हैं? पर्सनल लॉ के अंतर्गत। इन इंडिया डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज आर गवर्न बाय डिफरेंट पर्सनल लॉ। अब जैसा कि हम लोगों को मालूम भी है, आर्टिकल 13(3)(a) के अंतर्गत लॉ की डेफिनेशन दी गई है। उसमें दिया गया है कि लॉज क्या क्या होते हैं। अब उसमें कहीं भी पर्सनल लॉज को डिफाइन नहीं किया गया है। वहाँ पे हिंदू लॉ, ये जो हम लोग अभी, वहाँ पे कस्टम एंड यूसेजेस डाला गया है लॉ की डेफिनेशन में, बट पर्सनल लॉज नहीं डाले गए। अभी हम लोग आगे इस पर डिस्कस करेंगे कि ये वहाँ पे लॉज में इसको ना डालने की वजह से क्या क्या आगे जाके जुडिशरी में इवोल्यूशंस हुए, किस तरीके से इंडियन जुडिशरीज ने, इंडियन कोर्ट ने पर्सनल लॉज को इंटरप्रेट किया। इंडिया में अच्छा जो लॉज जो रिलीजन के द्वारा गवर्न होते हैं, पर्सनल लॉज जिन जिनके हैं, वो हिंदू लॉज हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसीज हैं, जूइश हैं, इन सबके अपने अपने पर्सनल लॉज हैं।
इन चीज़ों में, मैरिज में, डाइवोर्स में, इनहेरिटेंस में, अडॉप्शन, सक्सेशन, सबके अपने अपने लॉज हैं और ये सब चीज़ें इनके इस हिसाब से चलती हैं। फर्दर ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग देखें सब्जेक्ट मैटर क्या होते हैं, तो हम लोगों ने जैसे भी बात किया, निकाह हो गया, तलाक हो गया, तलाक के यही सारे टाइप हैं, डाइवोर्स के तलाक, खुला, मुबारक, और मेंटेनेंस, गार्जियनशिप, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन, गिफ्ट्स मतलब हिबा, वक्फ। तो ये सारा जो होता है ये सब्जेक्ट मैटर होता है मुस्लिम लॉ के अंतर्गत। हम लोग आने वाले लेक्चर्स में धीरे धीरे इन सबको डील भी करेंगे। अभी एक एक के ऊपर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। मैरिज क्या होती है, कि एक बहुत फेमस क्वेश्चन है कि मुस्लिम मैरिजेज आर द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सब चीज़ें हम लोग आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डील भी करेंगे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन और पर्सनल लॉज में क्या रिलेशन है ये अब हम लोग देखते हैं। तो आर्टिकल 25 बताता है कि हर इंसान के पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा, जो कि प्रोटेक्ट करता है उसकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस। फर्दर ऑन द अदर हैंड आर्टिकल 44 क्या कहता है? आर्टिकल 44 कहता है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। ये जो सब सारे सब्जेक्ट मैटर्स हम लोग पढ़ रहे हैं पर्सनल लॉज, आर्टिकल 44 कहता है कि ये पर्सनल लॉ सारे रिलीजन के लिए एक ही हो, यूनिफॉर्मली सब पे एक ही लॉ एक्ट करना चाहिए। बट ये हमारे यहाँ डीपीएसपी है, इसलिए ये एनफोर्सेबल नहीं है। डीपीएसपीज क्या होते हैं? डीपीएसपी सजेस्ट करते हैं स्टेट को कुछ काम करने के लिए। तो आर्टिकल 44 सजेस्ट कर रहा है कि स्टेट को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनानी चाहिए। डिबेट क्या चलती है जो बहुत कॉमन है, कि वेदर पर्सनल लॉज शुड बी सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म ऑफ इक्वालिटी और वेदर दे आर प्रोटेक्टेड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इसके रेफरेंस में मैंने अभी आपसे पहले बात करी थी कि आर्टिकल 13(3)(a) के अंतर्गत लॉ में पर्सनल लॉज को नहीं रखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये पहली बार बात उठ के आई डिसाइड करने के लिए, तो वो केस था हमारा स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नरासू अप्पा माली का। ये 1952 का केस है, बिल्कुल जब हम लोग आज़ाद हुए उसके जस्ट बाद का ही। तो उसमें बोला गया कि पर्सनल लॉज आर नॉट लॉज अंडर आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 के अंदर बोला गया साफ साफ कि पर्सनल लॉज जो हैं वो लॉज नहीं होते हैं आर्टिकल 13 के अंतर्गत। देयर फोर दे कैन नॉट बी चैलेंज एज बीइंग वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जब वो 13(3)(a) के अंतर्गत आ ही नहीं रहे हैं लॉ के अंतर्गत, तो फिर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कि ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जा रहे हैं। इसलिए पर्सनल लॉज को इंडियन जुडिशरी ने काफ़ी लंबे समय तक फंडामेंटल राइट्स के परव्यू से दूर रखा। ये जो हमारी डिबेट चलती है, इस परव्यू में, इस डिबेट के परव्यू में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के बेसिस पे देखा जाए तो पर्सनल लॉज को काफ़ी दिनों तक, काफ़ी टाइम तक दूर रखा। बट फाइनली कोर्ट ने मल्टीपल टाइम्स कहा भी कि पर्सनल लॉज में दखल अंदाजी हमारा काम नहीं है, हमारा काम है लॉज को इंटरप्रेट करना, लॉज सही करना, बनाना किसका काम है? लेजिस्लेचर का काम है। बट फाइनली सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंतर्गत 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। और जो एक अप्रोच सुप्रीम कोर्ट की थी कि सेफ साइड खेलने वाली, वो हटा के फिर उसने जब देखा, तब जाके उन्होंने फाइनली ये स्टेप लिया वेलफेयर के फील्ड में, कि उन्होंने सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 2017 में ट्रिपल तलाक को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल और आर्बिट्रेरी घोषित किया। मेजॉरिटी का जो ओपिनियन था उसके अकॉर्डिंग ये था कि ये वॉयलेट करता है आर्टिकल 14, जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। इवन इस केस के अंतर्गत भी माइनॉरिटी डिसीजन जो था, उसका ये पॉइंट था कि सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लॉ, देन इट इज नॉट सब्जेक्ट टू आर्टिकल 13। बट यहाँ से अगर हम लोग इम्पैक्ट देखें, तो एक तरफ जो शिफ्ट फ्रॉम नॉन इंटरवेंशन टू लिमिटेड जुडिशियल स्क्रूटनी ऑफ पर्सनल लॉज इन द सेम इन द नेम ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ। जहाँ की अब तक नॉन इंटरवेंशन हो रहा था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वहाँ उन्होंने इंटरवीन किया और इस जो कॉन्सेप्ट को, जो ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तक घोषित किया। इसी के अलावा हम लोग देखते हैं 2001 में, उससे पहले हमारे यहाँ एक बिल आया था, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। इसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एक केस हुआ था डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 में। बिल कब का था? 1986 का।
इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये फेयर रीजनेबल है मेंटेनेंस के लिए, और ये लॉ भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड किया था। उनके अकॉर्डिंग था कि ये प्रोटेक्ट करता है वुमेन्स राइट अंडर आर्टिकल 14 एंड 21। तो ये हमारा अगर देखा जाए केस लॉस के बेसिस पे हमारी थोड़ी सी हिस्ट्री थी, जो कि इसमें हमने दो केस हम लोगों ने मेन देखे। मेन केस हमारा शायरा बानू है, जहाँ से हमने देखा कि एक शिफ्ट हो रहा है नॉन इंटरवेंशन से इंटरवेंशन की फील्ड के अंतर्गत। और उसके अलावा हमने देखा था जो नरसव का केस था, जो सबसे पहला केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, 13(3) में आता ही नहीं है लॉ के अंतर्गत पर्सनल लॉ, तो इसको हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के केस भी हम लोग अब इसके साथ साथ देखते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी शायरा बानू का केस डिस्कस किया, लेकिन उससे पहले 1995 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस आया था, सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर ये था कि a Hindu man converted to Islam and married again without divorcing his first wife। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा द सेकेंड मैरिज इज इनवैलिड। एक हिंदू मैन ने कन्वर्जन किया इस्लाम में, वो अपनी पहली शादी कर चुका था, दूसरी शादी करने के लिए उसने ये कन्वर्जन किया था। अब सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये बात गई कि इसने कन्वर्जन किया है रीजन ऑफ सेकंड शादी करने की वजह से, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस शादी को इनवैलिड घोषित किया और कहा कि कन्वर्जन के बेसिस पे कन्वर्जन कैन नॉट बी यूज टू डिफीट एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज। पर्सनल लॉज को डिफीट नहीं किया जा सकता केवल कन्वर्जन के बेसिस पे, जो कि इस केस में था हिंदू लॉ। बाइगेमी इज पनिशेबल अंडर, ये पहले हमारा जो आईपीसी चलता था उसके अंदर सेक्शन 494 में बाइगेमी पनिशेबल थी और उसको पनिशमेंट बाइगेमी में दिया जा सकता है। इसके बाद लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया हमारे पास। इसमें सरला मुद्गल वाली बात को रीट्रीट किया गया और कहा कि कन्वर्जन डज नॉट ग्रांट राइट टू रीमैरी विदाउट डिसॉल्विंग द फर्स्ट मैरिज। जब तक आप पहली मैरिज को डिसॉल्व नहीं करते हैं तब तक किसी भी कीमत पे आप दूसरी मैरिज नहीं कर सकते हैं। कन्वर्जन करने का कोई फायदा नहीं है। पर्सनल लॉज जो है वो ओवरराइड नहीं करते हैं क्रिमिनल लॉज या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को। ये पर्सनल लॉज कितने भी इम्पोर्टेंट चाहे क्यों ना हो, लेकिन बट क्रिमिनल इन द नेचर नहीं हो सकते और अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकते। इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन टू इस्लाम, अगर कोई पर्सन कन्वर्जन करता है, इस्लाम में कन्वर्ट करता है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, वो फिर गवर्न किया जाएगा किसके द्वारा, मोहम्मदन लॉ के द्वारा। जो सक्सेशन और इनहेरिटेंस है, अगर कोई हिंदू कन्वर्ट करता है तो उसका जो सक्सेशन और इनहेरिटेंस का चार्ट है वो फिर हिंदू लॉ से नहीं गवर्न होगा, वो फिर गवर्न होगा मुस्लिम लॉ से। अनलेस अगर ऐसे कोई कस्टम चले आ रहे हैं तब बात अलग है। कन्वर्जन हमेशा हर केस में क्या होना चाहिए, हम लोगों ने देखा बोनाफाइड होना चाहिए, उसका कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं होना चाहिए। लाइक जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा पॉलीगैमी, तो पॉलीगैमी के केस में वैसे भी अप्लाई नहीं होगा। तो ये हमारा बेसिक सा एक लेक्चर था, जो इसमें हम लोगों ने मुस्लिम लॉ की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है कि मुस्लिम लॉ कैसे कैसे वर्क करता है। अब आने वाले लेक्चर्स में हम लोग मैरिज में, डाइवोर्स के ऊपर, इन सब के ऊपर बात करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस लेक्चर में, कोई भी ऐसा टॉपिक है, ऐसा कोई पॉइंट है जो नहीं समझ में आया हो पॉइंट, तो आप कमेंट्स करिए और बताइए। इवन अगर आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ना भी है मुझसे, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे सारे वीडियोस के अपडेट, उसके अलावा लॉ से रिलेटेड जो और भी वैकेंसीज आती हैं उसके अपडेट्स मैं रेगुलरली डालता हूँ। आपके लिए अच्छा ही होगा कि आपको और वैकेंसीज पता चलें, और चैनल पे जैसे ही कोई वीडियो आया तो आपका लेक्चर मिस ना हो। चलिए, थैंक यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।